हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कितने टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है और सबसे बड़ी जो एटॉमिक रेडियस है वो कौन सी होती है, उसका हमने ऑर्डर अरेंज किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर की वजह से एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और बाद में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और किस तरीके से इसके एप्लीकेशन पार्ट है, राइट। और एटॉमिक रेडियस के भी हम एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो हमारे पास में तीन टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड जो होती है आपकी मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टलाइन रेडियस। एंड थर्ड इज आपकी वॉन डेर वाल रेडियस। आयोनिक रेडियस भी होती है, बट आयोनिक रेडियस को हम पीरियोडिक टेबल में कंसिडर नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि पीरियोडिक टेबल में हम आयंस को कंसिडर नहीं करते, हम पीरियोडिक टेबल में एटम्स को लेकर के चलते हैं, एलिमेंट्स को लेकर के चलते हैं। सो इस कारण से हम आयोनिक रेडियस को पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको कंसिडर नहीं किया जाता। बट आयोनिक रेडियस होती है जब आयन का फॉर्मेशन होता है, जब न्यूट्रल एटम से लेकर आयन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन साइज इंक्रीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैटायन के फॉर्मेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। एनायन का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको सेल ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका सेल जो होगा वो हट जाएगा, इसका मतलब साइज डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम जब पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। ठीक है, सो देखो एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स। पहला जो फैक्टर आता है वो आता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, जो भी शेल्स होते हैं उसके नंबर। देखो, अगर किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज एग्जांपल हमारे पास में ये, इसके पास में फर्स्ट सेल है, ठीक है, सेकंड सेल में बढ़ाऊंगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो जो सेल है, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज भी एटम का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर आता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम बातें हैं कि देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आएंगे तब तक सेल इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो सेल इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, राइट। थर्ड आता है आपका जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस होता है उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को सील्ड करता है जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। तो जेफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होकर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। क्योंकि देखो जेफ का मीन्स मतलब क्या है, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जिसका जेफ ज़्यादा होता है उसका साइज़ क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको Fe+2 या Fe+2 और Fe+3 ये आपका। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है ये Fe+ हटा देना, Fe+2 Fe+3। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें साइज जो है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज का ऑर्डर बताना है। तो देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मीन क्या होता है, जब भी किसी पे प्लस चार्ज होता है इसका मतलब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। कैटायन का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल दिया जाता है तो उस पर कैटायन चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो साइज क्या होगा, देखो चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा यानी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, यानी साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम ऐसे इसमें भी बोल देंगे जेफ जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेफ इंक्रीज होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक
फैक्टर्स को एक दूसरे से क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है, एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम देकर। एग्जाम्पल 4th आता है आपका शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर जेफ जो है वो साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो सिग्मा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा साइज के, है ना। अगर सिग्मा इंक्रीज हो रहा है मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, यानी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है, इसका मतलब उसका साइज़ बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस कारण से उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो सिग्मा अगर बढ़ रहा है तो साइज़ इंक्रीज होगा, अगर जेफ बढ़ रहा है तो साइज़ डिक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। 5th आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना इन द सेंस कि ना उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालते जा रहे हैं। जैसे सपोज करो कि इसमें आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और अभी ये न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल Mn+, Mn+2, Mn+3, ठीक है, Mn+4, Mn+5, इस तरीके से +6 और +7 भी होता है। सो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो जेफ क्या होगा, जेफ भी इंक्रीज होगा, जेफ इंक्रीज होगा तो साइज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ना होकर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, साइज के। ठीक है, हम यहाँ पे साइज कंसिडर कर रहे हैं, आप इसको एटॉमिक रेडियस ही समझ के चलो। एटॉमिक रेडियस और साइज दोनों एक ही, भी रेडियस बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर रेडियस घटेगी तो उसका साइज भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम साइज यूज़ करते हैं एटॉमिक रेडियस की जगह। फिर 5th के बाद में 6th आता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के। ध्यान रखना, जब भी कैटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, सी है ना, पूरा ही लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन साइज डिक्रीज। ठीक है, डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज होना, फॉर्मेशन ऑफ एनायन साइज इंक्रीज। ठीक है, एनायन का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। कैटायन का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ सेल भी डिक्रीज होते हैं, तो डिक्रीज होगा तो साइज भी डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर आता है 7th, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसका साइज क्या होता है, उतना ही छोटा होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होता है उसका साइज उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है साइज के। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। एक जनरल आइडिया दे देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल N2 है आपके पास और एक है N2H2 और एक है आपके पास में N2H4। ठीक है, अगर हम यहाँ बॉन्ड देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के बीच, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, बाकी इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे और इसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन 2 एटम्स। तो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 1। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड जो होते हैं या पाई बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण होता है। ठीक है, जबकि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये 7 फैक्टर्स होते हैं, इन 7 फैक्टर के अकॉर्डिंग साइज़ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये एक पीरियड, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होता है।
तो यहाँ तक तो आपका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी लिथियम का साइज़ बड़ा होगा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है नियॉन का। क्यों? क्योंकि नियॉन में हम कौन सा पढ़ते हैं, वंडर वॉल रेडियस पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस, और इनमें हम क्या पढ़ते हैं, मेटेलिक रेडियस। तो आपको पता है कि मेटेलिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। फिर कोवेलेंट रेडियस होती है, फिर क्या होता है, सॉरी, वंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस, फिर होती है आपकी मेटेलिक रेडियस, ठीक है। वैसे अपन बोल सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती है, तो आप इसको ना लिख करके सिर्फ इतना ही लिखोगे कि जो है नोबल केसेस होती है उनके अंदर हम वंडर वॉल रेडियस को कंसीडर करते हैं, जिसके कारण इनका जो साइज़ होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। बाकी तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, फिर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको बताइए ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे, जैसे आपके पास में कोई ग्रुप है उसमें अगर आप अप टू डाउन जाते हो, ठीक है, तो साइज़ हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। साइज़ हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ क्या होता है, सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो साइज़ यानी एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक के बारे में, कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर किस तरीके से साइज़ जो है वो वेरी करता है, एटॉमिक रेडियस वेरी करती है, एंड जो वेरिएशन है वो किस तरीके से होते हैं, और क्या क्या उसके जो एक्सेप्शन है वो भी हम देख लेते हैं कि कई जगह एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आपको याद रखने भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। तो देखो, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो आपके पास में एस ब्लॉक आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। यहाँ पर हम सीजियम तक ही लेते हैं, फ्रोंशियम को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। भाई नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तभी तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो सेल इंक्रीज कैसे होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। तो अगर हम बात करें जेफ की, जेड इफेक्टिव की, तो बताओ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो जेफ जो होगा वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो जेफ होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस न्यूक्लियस को सील्ड करेंगे, ठीक है, ताकि जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो कम हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर सिग्मा इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम एस ब्लॉक के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एस ब्लॉक। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक तो बहुत ही सिंपल है। अब हम पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। फिर आता है आपका ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, पाक, ऑस्ट्रेलिया, ओल्ड, ऑक्सीजन, सल्फर, आई होप आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो गई होगी, राइट। तो ये आपकी पी ब्लॉक है। तो अगर हम पी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये जो 13th ग्रुप है, इसमें वेरिएशन आते हैं। बाकी सब में जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो जब आप अप टू डाउन आओगे तो जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम यही सारे रीजन होंगे, बट ये जो ब्लॉक है, ये जो ग्रुप है, जो 13th ग्रुप है, इसमें साइज में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। साइज में वेरिएशंस क्या आते हैं, ये इंक्रीज होता है, फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर ये इससे आ जाता है, फिर ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है अरेंजमेंट रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे
इसमें ऐसा क्यों होता है? इसमें होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्यों होता है? तो आपको पता है कि जो पी ब्लॉक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड से लेकर के 7th पीरियड तक चलता है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और ये नीचे एक 7th रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक होता है वो आता है, यहाँ पे पूरा का पूरा डी ब्लॉक आता है, और यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है? एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 7th पीरियड तक F6 to 7th के अंदर पी ब्लॉक एफ ब्लॉक आता है, और यहाँ पे 3rd to 4th के अंदर क्या आ जाता है? डी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैंने आपको एक ऑर्डर लिखाया था सिग्मा का। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है। एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ठीक है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा, जेड इफेक्टिव वहाँ उतना ही ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव वहाँ उतना ज़्यादा होगा, तो जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के कारण, डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रेजेंस के कारण वहाँ क्या होता है? जो सिग्मा होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। डी ब्लॉक के शील्डिंग इफेक्ट की कम होने के कारण वहाँ जो जेफ है वो इंक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे साइज का वेरिएशन आ जाता है। ठीक है भाई, होना तो ऐसा चाहिए था कि एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो गैलियम से छोटा होना चाहिए था, जबकि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। ये क्यों होता है? ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर। ठीक है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है इंडियम एंड थुलियम के। ठीक है, आयन और टीएल के बीच में यहाँ पे, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो 3 to 4 जो पीरियड है उसमें एग्जिस्ट कौन करेगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहाँ से लेंथेनॉइड स्टार्ट होता है, यानी 6 to 7th के अंदर। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी सेम रीजन होता है कि प्रेजेंस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट की प्रेजेंस के कारण जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग क्या होगी? डिक्रीज होगी। शील्डिंग डिक्रीज होगी तो जेफ इंक्रीज हो जाएगा, जेफ के इंक्रीज होने के कारण साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ये होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बार 11th के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं कई बार, और दोनों में कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही होता है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये भी बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बीच में, जिसके कारण सिग्मा जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक का जो है, डी सबशेल का जो सिग्मा है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और दोनों में से इफेक्टिवली कौन होता है? ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो है एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बता दिया। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इससे, और कई बार जो आपको ये है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 13th के अंदर वेरिएशन आता है, बाकी सब में सेम रहता है। आप ऊपर से नीचे आओ तो साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज जो होगा वो यहाँ तक तो इंक्रीज होगा, सॉरी यहाँ तक तो डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जरूर ध्यान रखें, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को ही पढ़ते हैं, हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन सेम है कि एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक की प्रेजेंस के कारण उसमें क्या होता है? सिग्मा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सिग्मा के डिक्रीज होने के कारण जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे क्या होता है? साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस कारण से ये पी ब्लॉक के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। डी ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, पी ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड भी लगता है और ट्रांजिशन भी लगता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखो, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है, आयनन ऊर्जा के बारे में, या फिर इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयनन विभव। ठीक है, सो हेडिंग डालें आयोनाइजेशन एनर्जी। या फिर इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम जो होता है उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए हमें जो पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सपोज ये हमारे पास में कोई भी एक एटम, ठीक है, 3 बना देते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ पे हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, विलगित गैसीय परमाणु है, ठीक है। सो इसमें जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम सीधा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। या तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो अपने आप निकाल देगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर वो एनवायरनमेंट से एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इस एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट होकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है, सरफेस पे आ जाता है और ये बाहर आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बस बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए आपने दी फर्स्ट एनर्जी दी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी। फिर आपने ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके लिए आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी सेकंड। फिर आपने ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी थर्ड। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हो वो इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते जाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स में काम करेंगे, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लग रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी है, तभी तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा कम होती है, फिर सेकंड उससे ज़्यादा होती है, फिर जो थर्ड होती है वो उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज होती जाती है। फर्स्ट, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ये सिंपल सा इतना ही है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। तो पहला आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा है, ठीक है, हमारे पास में अगर दो एटम्स हैं, एक का साइज छोटा है एक का साइज बड़ा है, तो उसमें से दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन होगा, आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, शेडिंग इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसके कारण से हम उसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो साइज़ बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज़ छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। सेकेंड, अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो, तो हमें अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के लिए अगर ज़्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, सिग्मा, यानी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि शील्ड कर रहा है तो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा इजीली, तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट कम है इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, चार्ज ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हमें हर एक फैक्टर को एक दूसरे से कंपेयर करके या एक दूसरे से रिलेट करके चलना पड़ेगा। फोर्थ आता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पहले से ही, है ना, तो उसमें से पहले ही से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो अगर पहले से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो उसका साइज जो होगा छोटा होगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसको क्या देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली निकल जाता है, ठीक है। फिर जो बाद के इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं उसमें हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक। फिर आता है फिफ्थ, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होगा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की।
ठीक है। जैसे जैसे अगर किसी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उसमें से हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अगर कम नेगेटिव चार्ज है तो उसमें हम एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट होता है आपका फुल फिल, सेकेंड आता है आपका हाफ फिल्ड, एंड थर्ड आता है आपका नॉर्मल, आप बोल सकते हो, ठीक है। फुल फिल के अंदर यानी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पी के अंदर क्या होना चाहिए, लास्ट जो शेल होगा, जैसे लास्ट किसी का आ रहा है 3s आ रहा है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसका फुल फिल्ड, ठीक है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये अगर आप देखते हो लास्ट के अंदर कोई भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें जब लास्ट के अंदर उसके फुल फिल आते हैं, एफ के अंदर जितने भरे जाते हैं उतने उतने आते हैं, डी के अंदर 10 है, एफ पी के अंदर 6 है, तो इसको हम बोलते हैं फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो स्टेबल कंपाउंड होता है या फिर स्टेबल एटम होता है, ठीक है। जब भी फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो हमेशा स्टेबल एटम होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो फुल फिल अगर है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब होगा जैसे एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा जितना इतना होगा, बट इसमें ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। तो फुल फिल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, हाफ फील्ड की उससे कम होती है, फिर नॉर्मल की उससे भी कम होती है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बट इसके रिस्पेक्ट में उतनी नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे के अंदर पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 क्या यहाँ पे 7 हुआ, एफ के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो इस तरीके से ना तो वो फुल फिल अटेन कर रहा है ना ही वो हाफ फिल को अटेन कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल है 1 2 3 के आसपास, मतलब हाफ फिल भी नहीं है और फुल फिल भी नहीं है। तो उसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कंपेयर करेंगे, इसी तरीके से कंपेयर करेंगे। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और आपको 4 क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। उसमें एक तो फुल फिल का है, दूसरा जो है वो नॉर्मल का है, तीसरा केस जो है वो आपका हाफ फिल्ड का है, और फोर्थ केस ऐसा है जो कि दोनों का मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसमें से आप किसकी ज़्यादा होगी, फुल फील्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर हाफ फील्ड की होगी, फिर नॉर्मल की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो नॉर्मल एटम से हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना अगर आपके पास में कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे फॉर एग्जांपल जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, अगर आप उसको निकालो उसके बाद में अगर वो ऑक्टेट को अटेन करता है यानी फुल फिल को अटेन करता है तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उससे ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जब हम उसको निकाल लेते हैं तो वो तो ईजिली निकल जाता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है, ठीक है। देन उसके बाद में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यानी फुलफिल हो जाता है। फुलफिल होने के कारण वो इतना जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा क्योंकि फुलफिल इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर कोई भी एटम फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी बाहर नहीं निकालने देता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, अट्रैक्शन तोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर जाकर के वो वापस अनस्टेबल हो जाता है, फिर एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, फिर वो नॉर्मल के अंदर आ जाता है, फिर वापस से जब वो हाफ फील्ड में आता है फिर वापस से वही कंडीशन हो जाती है, हमें एनर्जी को और ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपके फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये वेरी करता है। हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एटॉमिक रेडियस के यानी साइज़ के, और हम करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन पार्ट हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के। ओके, मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।